होगा। एक बार कंफर्मेशन मैसेज यस कर दीजिएगा अगर आपको आवाज मिल रहा है तो। मेरा नाम कुमार अरस्तु है और हम आप लोग का ऑप्टिक्स का क्लास लेंगे, यानी लाइट का क्लास लेंगे, ठीक है, प्रकाश का। फिजिक्स का क्लास लेंगे जिसमें सबसे पहले हम प्रकाश टॉपिक से शुरू कर रहे हैं। हम आपका पूरा फिजिक्स लेंगे, सिर्फ लाइट और ऑप्टिक्स नहीं लेंगे, पूरा फिजिक्स लेंगे, लेकिन अभी शुरू हम लोग कर रहे हैं लाइट और ऑप्टिक्स से। तो ऑप्टिक्स क्या है कि फिजिक्स यानी भौतिकी का एक ऐसा शाखा है जिसमें हम लोग प्रकाश और उसके गुण के बारे में जानते हैं। इसी को हम लोग ऑप्टिक्स यानी लाइट बोलते हैं, इसमें प्रकाश बोलते हैं। तो इसमें डेफिनेशन लिख लो ऑप्टिक्स का। ऑप्टिक्स यानी प्रकाश का डेफिनेशन, यह भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है, यह भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकाश की प्रकृति, यह भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकाश की प्रकृति एवं गुणों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये जो है एक कहते हैं ना, वो फाउंडेशन बेस डाल देना कि चलो भाई एक लेयर लग गया है बेस का, कि भाई इस चीजों पे बात करेंगे। इससे कोई क्वेश्चन नहीं तुमसे पूछने वाला है किसी भी एग्जाम में, चाहे बीपीएससी सिविल सर्विस हो चाहे टीचर का एग्जाम हो, ये नहीं पूछने वाला है कि लाइट का क्या है। क्वेश्चन कहां से आएगा? अब हम लोग मेन पार्ट पे आ रहे हैं। जो प्रकाश होता है तुम्हारा, लाइट जो होता है, वो क्या होता है? एक तरह का क्या है? तरंग है। तो वो कैसा तरंग है, क्वेश्चन यहां से तुम्हारा बनता है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में नेक्स्ट लाइन से लिखो, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। ठीक है, वो एक तरंग है और एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। ठीक है, ऊर्जा वाले बात हम लोग आगे पढ़ेंगे कि आइंस्टाइन जो है वो कैसे बताए कि प्रकाश के एक प्रकाश के पैकेट में कितना ऊर्जा होता है। ठीक है, छोटे छोटे फोटॉन से बना होता है प्रकाश, जिसमें हर फोटॉन का ऊर्जा होता है। ये अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये लिख लिए विद्युत चुंबकीय तरंग है। अच्छा, विद्युत चुंबकीय तरंग कैसा तरंग होता है, कोई बता सकता है? अनुप्रस्थ तरंग होता है। वेरी गुड। तो लिखो नेक्स्ट लाइन, सभी विद्युत चुंबकीय तरंग, सभी विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। सभी विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। तो ये चीज ध्यान रखना, जैसे तुम्हारे क्वेश्चन में आएगा कि प्रकाश किस प्रकार का तरंग है, तो तुम लोग गलती क्या क्या करोगे? सबसे पहला ऑप्शन देखोगे विद्युत चुंबकीय तरंग, ए ऑप्शन चटाक से मारे, ए खुशी खुशी एग्जाम हॉल से निकले, वाह आज तो बस 100 में 100 मार के आए हैं। और नीचे एक ऑप्शन, इसमें नीचे ये भी लिखा हुआ था कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। और आंसर और ऑप्शन एक ई दिया हुआ था, जैसे बीपीएससी में रहता है ऑप्शन ई दिया रहता है, जिसमें क्या रहता है? मोर देन एबव। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? मोर देन एबव। तो इसीलिए सारे ऑप्शन को जरूर ध्यान से पढ़ना जहां मोर देन एबव का ऑप्शन हो। जो भी एग्जाम तुम लोग दे रहे हो, अलग अलग एग्जाम के लोग बैठे हुए हैं, तो अगर उस एग्जाम में 5वां ऑप्शन रहे तो उस चारों को अच्छे से पढ़ना कि मोर देन एबव वाला भी ऑप्शन हो सकता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग भी है प्रकाश, और सारे, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है? अनुप्रस्थ तरंग होता है, तो वो एक अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्स वेव भी है। ये जो हम वेव बोल रहे हैं, बेसिकली वेव होता क्या है? ऐसे होता है। ठीक है, ये डायग्राम है, ये वेव जो है ऐसे मूव करता है, इसी को वेव बोलते हैं या तरंग बोलते हैं। ठीक है, अब जो तरंग होता है उसका कुछ लेंथ होता होगा, वेव लेंथ, जिसको तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। किसी भी तरंग का तरंग दैर्ध्य होता है। ठीक है, तो तरंग दैर्ध्य क्या होता है? एक ऊंचा यानी क्रेस्ट से लेके दूसरे ऊंचा तक के लेंथ को जो है हम लोग
तरंग दैर्ध्य, जिसको हम लोग लैम्डा से लिखते हैं। ठीक है, एक ऊंचा से दूसरे ऊंचाई तक जाने वाले जो डिस्टेंस होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ, जिसको हम लोग लैम्डा, ये साइन को लैम्डा बोलते हैं, लैम्डा से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो लिखो नेक्स्ट पैराग्राफ में, दो लगातार क्रेस्ट या दो लगातार ट्रफ या गर्त, दो लगातार क्रेस्ट या दो लगातार ट्रफ या गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ठीक है, ऑनलाइन वाले भी तुम लोग आंसर देते रहो, अगर हम कुछ पूछें तो तुम लोग आंसर टाइप करते रहो, हम यहां बीच बीच में पीछे मुड़ के हम देखते रहते हैं। ठीक है, तो यस यस तो बहुत सारा दिख गया कि तुमको आवाज आ रहा है, साथ में आंसर भी देते रहो, इससे क्लास तुम लोग का भी मोर इंटरेस्टिंग होगा, तुम लोग को भी ज्यादा क्लास करने में मजा आएगा और ज्यादा समझ में आएगा। तो थोड़ा एक्टिव बनो, कमेंट सेक्शन में सिर्फ आंसर जो पूछे उसका देना, एक्स्ट्रा बात मत लिखना, एक्स्ट्रा बात हम पढ़ेंगे तो फिर क्लास वेस्ट होगा। ठीक है, तो दो लगातार क्रेस्ट या दो लगातार ट्रफ यानी गर्त के बीच की दूरी को वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य करते हैं। जैसे ये एक गर्त हो गया और ये एक गर्त हो गया, इन दोनों गर्त के बीच की दूरी या इन दोनों क्रेस्ट के बीच की दूरी को ही तरंग दैर्ध्य करते हैं। मेरे डायग्राम थोड़ा सा एग्जैक्ट सेम साइज का नहीं है, ये जितना दूरी ये है उतना ही दूरी नीचे से नीचे है, थोड़ा डायग्राम में अलग सा लग रहा होगा, मेरा डायग्राम उतना अच्छा नहीं है, लेकिन बात समझ गए आप लोग। ठीक है, इसी को हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। अब आप में से कोई बता सकता है कि इसका एसआई मात्रक क्या होगा तरंग दैर्ध्य का? एसआई मात्रक हम पूछ रहे हैं। ठीक है, एंगस्ट्रॉम ये बोल रहा है, एंगस्ट्रॉम एक मात्रक है इसका, ठीक है, लेकिन एसआई मात्रक क्या होगा इसका? भाई दूरी है, ये क्या बोल रहे हैं, यहां से लेके यहां तक दूरी, तो दूरी का वो क्या होता है, यूनिट दूरी का क्या होता है? दूरी का एसआई यूनिट मीटर, तो मीटर होता है इसका एसआई मात्रक, लेकिन जनरली यूज टर्म जो होता है एंगस्ट्रॉम होता है। जनरली वेवलेंथ को जो नापते हैं और वो जो बताते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, वो एंगस्ट्रॉम में रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन एसआई मात्रक जो होता है इसका मीटर होता है, क्योंकि ये दूरी है। वेरी गुड, प्रियंका झा का आंसर आया मीटर। ठीक है, काफी लोग का मीटर आ रहा है आंसर। ठीक है, तो यहां पे लिख लो, तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक मीटर होता है, तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक मीटर होता है, परंतु याद रखें कि तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रॉम में व्यक्त किया जाता है। परंतु याद रखें कि तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रॉम में व्यक्त किया जाता है, जिसका साइन ऐसे है, ए के ऊपर एक गोला बना दोगे तो यह एंगस्ट्रॉम बन जाता है। अच्छा, एंगस्ट्रॉम से अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो क्या होगा? 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना मीटर होगा, कोई बता सकता है? 1 एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम जो है कितना मीटर के बराबर होगा? 10 के पावर माइनस 10। वेरी गुड, -5 हमको लगा पहले तुम बोल लो। 10 का पावर -10 मीटर बराबर 1 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, ये लिख लो। अच्छा, इसको सेंटीमीटर में अगर लिखते तो कितना लिखते? -8। तुम लोग नहीं जवाब दे रही हो इस साइड से। अगर इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में हटाएंगे तो कितना हटेगा यूनिट? 2 यूनिट हट जाएगा ना, तो 10⁻⁸ साथ में एक जवाब दिया करो तुम लोग। ठीक है, जितना जवाब दोगे क्लास में, जितना एंगेज करोगे, उतना ज्यादा याद रहेगा। ठीक है, ये लिख लिए। नेक्स्ट लिखो फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति।
हाँ, आवृत्ति। आवृत्ति क्या होता है कि एक, जैसे ये मेरा वेव है, इस यहां पे फिर से बना देते हैं, ठीक है, ये मेरा वेव है, जैसे ये मेरा तरंग है, ये तरंग है ना, यहां से यहां ऊपर से ऊपर दूरी या नीचे से नीचे दूरी को हम लोग क्या बोल रहे थे, तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ, जिसको लैम्डा से बोले थे। अब ये जो चक्कर काट रहा है, एक सेकंड में कितनी बार चक्कर काटेगा, इसी को हम लोग आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, ये जो तरंग है ये एक सेकंड में कितनी बार चक्कर काटेगा, ये चक्कर काट रहा है ना, ये एक सेकंड में कितनी बार ऐसा चक्कर काटेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं। तो ये लिखो आवृत्ति, इसमें डेफिनेशन लिखो, एक सेकंड में चंदन प्रसाद का तुम्हारा 10⁻⁻10 तो सही है, लेकिन 10 का पावर -10 तो सही है, लेकिन 10⁻⁻7 नहीं होगा, -8 होगा अगर सेंटीमीटर में करेंगे तो। ठीक है, चलो फ्रीक्वेंसी का लिखो, यानी आवृत्ति का डेफिनेशन लिखो, एक सेकंड में चक्कर की संख्या को, एक सेकंड में चक्कर की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, आवृत्ति जनरली जो होता है इस प्रकार से, नहीं तो एफ से, नहीं तो इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये तीनों साइन को आवृत्ति का है। ठीक है, एन से, एफ से, और ये वी नहीं है, ये वी नहीं है, ये म्यू है, ऐसे ये न्यू, म्यू भी नहीं, न्यू, न आधा न और य में दीर्घिकार, म्यू ये होता है। अगर आधा म वाला होता तो ये होता, लेकिन ये नहीं, हम इसका बात नहीं कर रहे, ये न्यू है, इस साइन को न्यू बोलते हैं। तो अगर तुम्हारे पेपर में एफ लिखा हो, एन लिखा हो या न्यू लिखा हो, इसका मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, आवृत्ति की बात कर रहे हैं। ठीक है, आवृत्ति का सही मात्रक बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, क्या होता है, हर्ट्ज। सुने हो ना, ये सब लोग सुने हो, ये बहुत सारे एग्जाम में, बहुत बार, बहुत सारे एग्जाम में, बीपीएससी, सिविल सर्विस, टीचर, सब में पूछा गया है ये एग्जाम, एसएससी में भी पूछा गया है। ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है सारे एग्जाम का, खासकर बिहार वाले एग्जाम सबका ये फेवरेट क्वेश्चन है। तो लिखो आवृत्ति का एसआई मात्रक, पूरा का ऐसे लिस्ट नहीं ना लेके चलते हैं, जैसे जैसे टॉपिक पढ़ोगे वैसे वैसे। देखो ये बोल रही है कि सबका एक साथ ऐसा ही मात्रक लिखवा ले, उसमें प्रॉब्लम क्या है, एक साथ तुम लिखाएंगे तो तुम रटोगे, रटोगे तो भूलोगे, रटना नहीं है। अभी जैसे ही दो चार चीज का तो ऐसा ही मात्रक क्या है कि ये तो मतलब सिंगल है, लेकिन बाकी चीज का डिराइव होता है। ठीक है, फॉर्मूला से ऐसा ही मात्रक निकालते हैं बाकी चीजों का। ठीक है, तुमको अपना वो उसका करना है तो जहां भी ऐसा ही मात्रक रखो, एक स्पेशल पेन रखो, उसको मार्क करके रखो कि कॉपी में हमको एक साथ ऐसा ही मात्रक रटना है हमको, अगर तो उस हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, तो आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक क्या हो गया, हर्ट्ज हो गया, जिसको h और छोटा z से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये लिख लो। नेक्स्ट क्या हो गया तुम्हारा, तरंग वेग, वेग यानी वेलोसिटी, तरंग का जो वेव वेलोसिटी है वो लिख रहे हैं। तो लिखो एक सेकंड में हर्ट्ज, हर्ट्ज एक सेकंड में तरंग द्वारा वेग क्या होता है किसी भी चीज का, वेलोसिटी, वेग होता क्या है, क्या सही बोल रही थी, हाँ क्या बोल रही थी, वेलोसिटी बराबर उसकी चाल क्या हुई, तो वही क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है जनरली ऐसे, वेरी गुड, दूरी बटा समय। बेसिकली दूरी, कितना दूरी चले कितना समय में, दूरी डिवाइडेड बाय समय जो होता है, यही वेग होता है। अगर हम यहां से यहां चले 1 घंटे में, यहां से यहां चले, और अगर हम 1 मिनट में यहां से यहां चले, तो मेरा वेग किस किस में ज्यादा होगा, 1 मिनट में ज्यादा चलेंगे मतलब हम तेजी से चल रहे हैं, और 1 घंटे में वहां तक पहुंच रहे हैं उस एंड में मतलब ऐसे चल रहे हैं, ऐसे 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 धीरे, पता भी नहीं चल रहा है तुमको हम चल रहे हैं, है ना। तो बेसिकली क्या होता है कि कितना दूरी चले डिवाइडेड बाय समय।
तो वही चीज यहां पे भी है। जब तरंग की बात कर रहे हैं तो कितना दूरी चल रहे हैं, कितना समय में। अब कितना समय में चल रहे हैं मतलब यूनिट समय में कितना दूरी चल रहे हैं, तो इसीलिए इसको 1 सेकंड में कितना दूरी चल रहे हैं, इसी को इसका वेग बोलते हैं। ठीक है, तो लिखो 1 सेकंड में तरंग द्वारा तय की गई दूरी। वेरी गुड नयन कुमार। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, जब हम लोग मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि स्पीड और वेलोसिटी अलग कैसे है, यानी वेग और चाल अलग कैसे है। चाल जो होता है वो डिस्टेंस बाय टाइम होता है, स्पीड, और वेलोसिटी जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। वेरी गुड। ठीक है, यहां पे हम लोग लिख रहे हैं वेग में 1 सेकंड में तरंग द्वारा की गई दूरी को तरंग वेग कहते हैं। ठीक है, 1 सेकंड में तय की गई 1 सेकंड में तरंग द्वारा तय की गई दूरी को तरंग वेग कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, तरंग वेग बराबर होता है तुम्हारा एन लैम्डा। मतलब क्या हुआ, तरंग वेग इज इक्वल टू, ये क्या लिखे हम, ये किस चीज का साइन था, आवृत्ति का, और लैम्डा था तुम्हारा वेवलेंथ, यानी तुम्हारा तरंग दैर्ध्य। क्या हुआ, नहीं समझ में आ रहा तुमको, आ रहा है तुमको? बहुत गुस्से से देख रही थी बोर्ड को, इसलिए हम पूछे। अच्छा, अब नहीं दिख रहा है बोर्ड। ठीक है, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इंटू लैम्डा, यानी तरंग का जो वेग होता है वो तरंग की आवृत्ति गुणे तरंग का तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य इंटू आवृत्ति इज इक्वल टू तरंग वेग। ये फॉर्मूला जो है ये अपने ब्लड में संभाल लो। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत बार यूज होगा। ठीक है, ये एकदम याद होना चाहिए तुमको, बहुत बार ये चीज जो है बहुत बार यूज होगा। ठीक है, अच्छा यहां से बताओ, जो अगर किसी चीज का अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो उसका अगर किसी चीज का तरंग दैर्ध्य ज्यादा है तो उसका आवृत्ति क्या होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा? जैसे जैसे तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा वैसे वैसे आवृत्ति क्या होगा, घटेगा। क्यों कि भाई इसको इधर भेज देंगे अगर तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन बाई वी, तुम लोग भी बोल लो वी बाई एन। मतलब जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, घटेगा। ये बात समझ में आ रहा है ना, नीचे की चीज बढ़ेगी तो उधर ऊपर की चीज घटेगी। तो इन दोनों के बीच जो होता है तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति के बीच जो होता है इनवर्स रिलेशन होता है, एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये फॉर्मूला जो है बिल्कुल ही ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, ये बहुत बार काम आता है। एक यहां पे नोट लिख लो कि जब भी प्रकाश एक माध्यम से, एक नोट लिख लो, जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करते हैं, जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करते हैं तब तरंग वेग एवं तरंग दैर्ध्य, तब तरंग वेग एवं तरंग दैर्ध्य दोनों बदल जाते हैं, दोनों बदल जाते हैं, परंतु वेरी गुड चंदन प्रसाद, परंतु आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। चंदन प्रसाद रोल नंबर 37 69 बीपीएससी, बहुत सही। ठीक है, परंतु आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। मतलब क्या हुआ कि जब प्रकाश मेरा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया, माध्यम मतलब जहां से प्रकाश गुजर रहा है, जैसे अगर यहां पे जो प्रकाश है ये प्रकाश कौन से माध्यम में, कहां से गुजर रहा है, ये क्या है, ये माध्यम क्या है, हमारे चारों बगल क्या है, हवा है। तो माध्यम क्या हो गया, हवा। अब अगर हम पानी के अंदर लाइट डालेंगे तो माध्यम क्या हो जाएगा, जब पानी के अंदर चल रहा है तो उसका माध्यम क्या हो गया, पानी।
मतलब हवा से वो पानी में जाएगा। अगर हम यहां से एक बाल्टी पानी ले ले, और बड़ा बाल्टी है, बहुत बड़ा बाल्टी है, और यहां से हम टॉर्च मारे, तो पहले लाइट जो है वो कहां से पास कर रहा है, जो प्रकाश से, हवा से, और फिर वो कहां घुस गया, पानी में। तो एक माध्यम से वो दूसरे माध्यम में गया। तो जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, तो हम लोग सबसे पहले देखे थे तरंग दैर्ध्य, और फिर हम लोग देखे आवृत्ति, और फिर देखे हम लोग तरंग वेग। तो तुम्हारा तरंग दैर्ध्य और तरंग वेग दोनों बदल जाएगा, लेकिन आवृत्ति जो है वो नहीं बदलेगा। समझ में आया? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया, तो तीनों चीज प्रकाश के पास है। जब यहां चल रहा है तो उसका एक तरंग दैर्ध्य होगा, होगा ना। दो इसके बीच का दूरी को तरंग दैर्ध्य बोले थे, तो प्रकाश का जो एक तरंग है तो उसका एक तरंग दैर्ध्य होगा, है ना। एक स्पीड होगा यानी वेग होगा तरंग का, और एक फ्रीक्वेंसी होगा, एक सेकंड में कितना गोला कर रहा है, चल रहा है। ठीक है, तो तीनों चीज होगा उसके पास। जब वो पानी में गया प्रकाश, तो वो तीनों चीज तो उसके पास होगा ना, प्रकाश के पास एक, तब भी तो अंदर भी जाके तो वो क्या है, तरंग ही है ना। तो तरंग है तो उसके अंदर वेग भी होगा, उसके अंदर तरंग दैर्ध्य भी होगा, और उसके अंदर आवृत्ति भी होगा। ठीक है, लेकिन यहां जो है बाहर जो प्रकाश था और जो पानी के अंदर है, दोनों का जो तरंग दैर्ध्य है और तरंग वेग है, जो वो दोनों क्या होगा, बदल जाएगा, मतलब अलग होगा। लेकिन आवृत्ति जो बाहर था वही उसका अंदर भी रहेगा, वो बदलेगा नहीं। यही बात लिखवाएं। और ये भी क्वेश्चन तुम लोग को बहुत बार पूछे हुए है कि कौन सा चीज नहीं बदलता है, आवृत्ति नहीं बदलता है। ठीक है, चाहे हम यहां तरंग, इसके प्रकाश के तरंग के बारे में बताएं, ध्वनि के तरंग में भी यही बात होता है। ठीक है, कोई भी तरंग की बात जहां होगी, उसमें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब मेरा तरंग जाएगा, वेव जब मेरा एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाएगा, तो उसका सब चीज बदल जाएगा, लेकिन उसका आवृत्ति नहीं बदलेगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। कुछ पॉइंट्स लिखा रहे हैं सूर्य के प्रकाश में। ठीक है, प्रकाश के बारे में कुछ पॉइंट लिखा रहे हैं जिससे तुम्हारा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। सूर्य के प्रकाश में अवरक्त किरण, अवरक्त किरण यानी इंफ्रारेड, जिसको फॉर्मूला में IR लिखते हैं। अच्छा, एक चीज हम पीछे नहीं पूछे, जब हम, तुम लोग भी नहीं पूछे, तरंग वेग का जो है SI मात्रक क्या होगा, इसका बताएं हम लोग, तरंग दैर्ध्य का बताएं, आवृत्ति का SI मात्रक बताएं, तो तरंग वेग का भी तो SI मात्रक होगा। तो क्या होगा वेग का SI मात्रक, तरंग वेग का SI मात्रक बताओ। वेग का SI मात्रक क्या होता है, वेलोसिटी का SI मात्रक क्या होता है, तुम बताई थी ना, फॉर्मूला तुम बताई थी ना, क्या बताई थी, दूरी बाय समय। दूरी का क्या होता है, दूरी का SI मात्रक मीटर होता है ना। इतना क्यों कंफ्यूज हो रहा है, दूरी का तो SI मात्रक मीटर होगा ना, और समय का क्या होगा, सेकंड। तो वेग का क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। आसान है ना, समझ रहे हो। यही हम इसीलिए बोले थे कि एक जगह हम SI मात्रक लिखवाएंगे ना, तो रटना नहीं, हमको निकालना है, जैसे जैसे फॉर्मूला बनते जाएगा निकालना है। तो भाई इसका मीटर हो गया दूरी का, समय का सेकंड हो गया, तो सीधा मीटर पर सेकंड हो गया। इतना क्या सोच रहे हो तुम लोग। तरंग वेग का SI, जहां पे तरंग वेग लिखे थे ना, वहां पे ब्रैकेट में SI मात्रक मीटर पर सेकंड लिख देना। वेरी गुड, 5-6 लोग का आंसर आया है। MS कुछ लोग का हो गया, लेकिन हम समझ रहे हैं वो टाइप करने में गलती से हो गया होगा, M/S लिखना चाह रहे होंगे आप लोग। ठीक है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब हम लोग वापस अपने पॉइंट पे आ जाते हैं। सूर्य के प्रकाश में अवरक्त किरण होती है, जिस कारण, सूर्य के प्रकाश में अवरक्त किरण होती है, जिस कारण वस्तु सूर्य के प्रकाश में गर्म हो जाती है, जिस कारण वस्तु सूर्य के प्रकाश में गर्म हो जाती है। ठीक है, बात समझ में आया। इंफ्रारेड यानी अवरक्त किरण होती है, जिसके कारण जब भी सूर्य का प्रकाश पड़ता है चीज गर्म होता है ना। दिन में, आज दरभंगा में दिन में चल रहे होगे तो दिमाग गर्मा गया था ना, रोड पे नहीं चले हो क्या, कोई सब घरे में थे। अगर रोड पे निकले हो गए तो सर गर्मा गया था कि नहीं, खोपड़ी एकदम, उसके बाद घर में गुस्से हो गया कि अभी मेरा दिमाग बहुत गर्म है।
एक तो गुस्सा से गर्म होता है और एक सूर्य के प्रकाश से भी गर्म होता है। वो क्यों गर्म होता है कोई भी चीज सूर्य के प्रकाश से? क्योंकि उसमें क्या होता है, अवरक किरण होता है, इंफ्रारेड होता है, जिसके कारण चीजें गर्म होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है, कोई बता सकता है? 8 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड। कहीं कहीं 19 दिया रहता है, कहीं कहीं 20 दिया रहता है, दोनों कंसीडर कर सकते हो। तो 8 मिनट 19 सेकेंड, कहीं 20 भी दिया रहता है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगभग 8 मिनट 19 सेकेंड, यानी 499 सेकेंड। ये होगा ना, 6 8 48, 480 और प्लस 19। समझ में आ रहा है ना 499 कैसे किए? 8 मिनट है, उसको मिनट को सेकंड में करोगे तो कितना, 6 8 48, 480 और प्लस 19, मतलब 499 या 500 भी हो सकता है। कहीं कहीं 8 मिनट 20 सेकेंड भी दिया रहता है, ठीक है, का समय लगता है। इस चीज में एक चीज ध्यान देना कि अगर तुम्हारा 4 ऑप्शन वाला एग्जाम है और वहां अगर 8 मिनट वाला भी ऑप्शन दिया हुआ है तो तुमको वो सही मानना है। अगर 4 ऑप्शन वाला एग्जाम है और लिखा हुआ है 4 6 8 10, तो तुम 8 वाले को सही मानोगे, ठीक है। लेकिन ये 5 वाला एग्जाम है, जैसे बीपीएससी में पूछता है, तो तुम्हारा ये गलत हो जाएगा। फिर तुमको 5वां ऑप्शन को सही मानना पड़ेगा, जिसमें लिखा रहता है इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, ये मानना पड़ेगा। ये ऐसा खेला हुआ था तुम्हारा 69th या 68th बीपीएससी में, तुम्हारा ऐसा खेल हुआ था कि ये लोग 4 ऑप्शन ऐसा दे दिए थे इसी टाइप का कुछ, और सब लोग 8 मिनट करके आ गया। आंसर की भी जो निकला उसमें भी 8 मिनट दिया हुआ था, लेकिन कुछ स्टूडेंट क्लेम कर दिए कि भाई 8 मिनट तो नहीं होता है, 8 मिनट 19 सेकंड या 20 सेकंड होता है। तो उसको बीपीएससी को आंसर मानना पड़ा कि उसका आंसर ई होगा। तो ये चीज ध्यान देना, समझ रहे हो ना, एग्जाम के हिसाब से ऑप्शन बदल जा रहा है। मतलब जो 8 मिनट भी करके आए तो वो बेचारे कोई गलत तो करके नहीं आ रहे थे, लेकिन उनका आंसर गलत हो गया। बीपीएससी भी पहले आंसर की में उसको 8 मिनट माना था, लेकिन उसका आंसर की जब बदला तो उसको 8 मिनट 19 सेकंड माना, इसीलिए 8 मिनट 19 सेकंड नहीं था, तो इसीलिए उसका आंसर ई माना। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, प्रकाश, नेक्स्ट पॉइंट, प्रकाश को चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में, प्रकाश को चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में कितना, लगभग 1.28, वेरी गुड, 1.28 सेकेंड लगता है। ये सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, प्रकाश से होता है, ये सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एकदम बेसिक बात है, ठीक है। या तो तुमको आता है या नहीं आता है, और ये सब क्वेश्चन अगर तुम गलत करके आ रहे हो एग्जाम में, मतलब बाबू छोड़ दो उस साल का एग्जाम, अगले साल पे लग जाओ, ठीक है। ये सब गलत नहीं कर सकते। 1.28, हाँ, 1.28 सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, जब किसी माध्यम का, जब किसी माध्यम का घनत्व हर जगह बराबर हो, जब किसी माध्यम का घनत्व हर जगह बराबर हो, तो तब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। मतलब क्या हुआ कि अगर जैसे इस एयर में यहां से वहां जैसे वो बल्ब जला हुआ है, तो उसका प्रकाश मेरे आंख तक पहुंच रहा है, ठीक है। वो प्रकाश, ये कुर्सी हम ये देख पा रहे हैं, प्रकाश इससे रिफ्लेक्ट होकर मेरे आंख तक पहुंच रहा है। तो यहां जो प्रकाश चल रहा है, अगर इस पूरे एरिया का घनत्व यानी डेंसिटी एक समान है, तो प्रकाश जो है वो कैसी रेखा में चलेगा, सीधी रेखा में चलेगा। यह बात ध्यान रखना है कि अगर घनत्व बराबर है तभी सीधी रेखा में चलेगा, घनत्व बराबर नहीं है तो वो सीधी रेखा में नहीं चलेगा, जिसको अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन कहते हैं, जो हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे,
ठीक है, जैसे पानी का जो एग्जांपल हम दिए थे तुम लोग को कि हवा से जब पानी मेरा प्रकाश जा रहा था तो उसमें क्या होता है, सीधी रेखा में नहीं जाता है, हल्का मुड़ता है, उसी को हम लोग रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, वो आगे आएगा तुम लोग का। नेक्स्ट लिखो, सबसे पहले नेक्स्ट पॉइंट, सबसे पहले न्यूटन ने ही बताया था, सबसे पहले न्यूटन ने ही बताया कि प्रकाश छोटे छोटे, सबसे पहले न्यूटन ने ही बताया कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से बना है, कणों से बना है जो सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, ये क्या है, न्यूटन भाई साहब भी बताए थे कि जो प्रकाश होता है वो छोटे छोटे कणों से बना होता है जो सीधी रेखा में तुम्हारा जो स्ट्रेट लाइन में चलता है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन भी तुम्हारा बहुत सारा आता है कि सबसे पहले ये बात कौन बताया। फिजिक्स का ये फेवरेट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में फिजिक्स का ये क्वेश्चन जरूर आता है कि सबसे पहले ये बात कौन बताया, वो बात कौन बताया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, विबग्योर जो होता है प्रकाश, श्वेत प्रकाश जो होता है वो 7 रंगों से बना होता है, ये सबसे पहले कौन बताया था। श्वेत प्रकाश जो होता है वो 7 रंगों से बना होता है। कभी रेनबो देखे होगे या सिनेमा में रेनबो देखे होगे, तो बोलते हैं ना 7 रंगों का, गाना भी कितना सारा है, 7 रंगों का बहार, ये इस टाइप का बहुत सारा गाना है ना। तो वो जो 7 रंगों से श्वेत प्रकाश बना है, ये सबसे पहले कौन बताया। न्यूटन ही भाई सब बताए भाई, ज्यादा नहीं समझ में आया तो न्यूटन आइंस्टाइन। ठीक है, फिजिक्स का सारा घंटा घोल वही दोनों किए हैं। तो लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सबसे पहले, एक्चुअली सबसे अच्छा कंट्रीब्यूशन किए, मजाक में हम लोग बोलते हैं घंटा घोल, लेकिन वो नहीं होते तो इतना सुविधाएं नहीं होती। ठीक है, सारा तो फिजिक्स है जितना सुविधा है तुम्हारा। सबसे पहले न्यूटन ने ही बताया, वेरी गुड, यहां पे आंसर आया हुआ है, 2 आंसर, प्रियंका झा और प्रशांत कुमार राणा का, न्यूटन। सबसे पहले न्यूटन ने ही बताया कि सूर्य के श्वेत प्रकाश में, कि सूर्य के श्वेत प्रकाश में सात रंग होती है। सात रंग होती है। ठीक है, इन सातों रंग को, इन सातों रंग को विबग्योर, VIBGYOR, इन सातों रंग को ये विबग्योर कहते हैं। ठीक है, जहां वी से क्या होगा तुम्हारा, वायलेट या हिंदी में बैगनी, लिखते जाओ, वी से तुम्हारा हो गया वायलेट या हिंदी में बैगनी। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी लिख लेना क्योंकि विबग्योर इंग्लिश में ही है वर्ड है ये। ठीक है, वी से वायलेट यानी बैगनी, आई से इंडिगो यानी आसमानी, बी से ब्लू यानी नीला, जल्दी जल्दी लिखना थोड़ा सा, बी से ब्लू यानी नीला, जी से ग्रीन यानी हरा, वाई से येलो यानी पीला, ओ से ऑरेंज यानी नारंगी, और आर से रेड यानी लाल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सबसे पहले ह्यूजेन, सबसे पहले
ह्यूजेन ने प्रकाश के सिद्धांत की का व्याख्या किया। सबसे पहले ह्यूजेन ने प्रकाश के सिद्धांत का व्याख्या किया। ये इंग्लिश नेम है बाहर का पर्सन का, ठीक है। सबसे पहले ह्यूजेन ने प्रकाश के सिद्धांत का व्याख्या किया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। सबसे पहले थॉमस यंग, सबसे पहले MUS होगा, सॉरी। सबसे पहले थॉमस यंग ने प्रकाश के सबसे पहले थॉमस यंग ने प्रकाश के व्यक्तिकरण का सिद्धांत दिया। सबसे पहले थॉमस यंग ने प्रकाश के व्यक्तिकरण ये एक सिद्धांत है जो दिया है। व्यक्तिकरण, देखो लिख लिए। ये समझ में आ रहा है ना, या आधा व लिखना चाह रहे थे हम, ये अगर नहीं पता चल रहा तो आधा व य। व्यक्तिकरण का सिद्धांत दिया, ठीक है। इससे तुम्हारा डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि भाई ये सिद्धांत सबसे पहले कौन दिया। अब जैसे पूछेगा कि प्रकाश जो छोटे छोटे फोटोन से बना होता है, ये सबसे पहले कौन बोला था? न्यूटन। छोटे छोटे फोटोन से बना है, छोटे छोटे कण से बना है, ये तो न्यूटन बोला था। हम छोटे छोटे फोटोन एनर्जी से बना है, छोटे छोटे फोटोन पैकेट ऑफ एनर्जी से बना है, ये सबसे पहले कौन दिया था? कोई ऑनलाइन में बताओ। प्रकाश जो एक प्रकार का ऊर्जा है, वो छोटे छोटे बंडल जिसको फोटोन बोलते हैं उनसे बना हुआ है। ये सिद्धांत कौन दिया था सबसे पहले? नहीं पता है? वेरी गुड। आंसर 5-6 आंसर आया है। आइंस्टाइन। कोई इंस्टिंक्ट भी बोल दिया है? हाँ सही है, वेरी गुड, आइंस्टाइन ने दिया था। तो ये लिखो, सबसे पहले आइंस्टाइन सबसे पहले आइंस्टाइन ने व्याख्या किया। सबसे पहले आइंस्टाइन ने व्याख्या किया कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल से बने होते हैं, जिसे फोटोन कहते हैं। सबसे पहले आइंस्टाइन ने व्याख्या किया कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल से बने होते हैं, जिसे फोटोन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखो। इस बात को फोटोन सिद्धांत भी कहते हैं, यानी फोटोन थ्योरी भी कहते हैं। इस बात को फोटोन सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या बोल रहा है कि ये जो लाइट है एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। वो ऊर्जा जो होता है वो छोटे छोटे बंडल, पैकेट का बंडल होता है ना, जैसे मिठाई का पैकेट होता है, वैसे ही ये छोटे छोटे पैकेट से बने होते हैं, छोटे छोटे बंडल से बने होते हैं। इन बंडल को फोटोन कहते हैं। सिंपल।
ये एक ऊर्जा है प्रकाश, जिसमें छोटे छोटे बहुत सारे बंडल हैं, वही छोटे बंडल को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं, जिसको हम लोग फोटोन सिद्धांत या फोटोन थ्योरी बोलते हैं, ये आइंस्टाइन बोले थे। ठीक है, इसी से आगे एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, जिसके लिए आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, तो अब जब छोटे छोटे फोटोन से बनते हैं, उसके अंदर ऊर्जा है, मतलब ऊर्जा का कुछ फॉर्मूला होगा। ऊर्जा जब भी कोई चीज है तो उस ऊर्जा को निकालने का कोई फॉर्मूला होगा ना, कितना ऊर्जा है उसमें, तो वही है। नेक्स्ट लिखो, एनर्जी ऑफ फोटोन या फोटोन का ऊर्जा, एनर्जी ऑफ फोटोन या फोटोन का ऊर्जा E इज इक्वल टू एच न्यू। E इज इक्वल टू एच न्यू, या इसको न्यू को हम लोग C बाई लैम्डा भी लिख सकते हैं। न्यू जो होता है वो C बाई लैम्डा भी होता है, तो एच सी बाई लैम्डा, एच न्यू या एच सी बाई लैम्डा। इस सी बाई लैम्डा हम क्यों लिख दिया, न्यू को कौन से फॉर्मूला से लिखे? ये न्यू जो है, एच को तो एच जैसा छोड़ दिए, और ये न्यू को हम सी बाई लैम्डा क्यों लिखे? ये न्यू कहीं देखा हुआ लग रहा है? कहां देखा हुआ लग रहा है? क्या, कौन सा फॉर्मूला में? आवृत्ति, हाँ न्यू आवृत्ति होता है, लेकिन किसी फॉर्मूला में ये न्यू देखे थे हम लोग? तरंग वेग में देखे थे। तरंग वेग बराबर क्या बोले थे? v इज इक्वल टू क्या बोले थे? लैम्डा इंटू न्यू। तो अगर हमको न्यू चाहिए तो वो क्या हो जाएगा? तरंग वेग डिवाइडेड बाय लैम्डा। तरंग वेग जो है, अगर वैक्यूम में चलता है प्रकाश का, तो उसको हम लोग c बोलते हैं। निर्वात में तरंग वेग जो होता है उसको हम लोग c बोलते हैं, इसीलिए न्यू को जो है हम लोग यहाँ पे c बाई लैम्डा लिखे। बात समझ में है? हम लोग तरंग वेग का फॉर्मूला ये देखे ना, v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू, ये v है और ये न्यू है। ठीक है, तो v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू व्यू देखे थे हम लोग थोड़ी देर पहले ही देखे ना, अभी 10 मिनट पहले। तो अगर ये निकालना चाहे, हम न्यू निकालना चाहे, तो वो क्या हो जाएगा? v बाई लैम्डा हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा। v जो होता है, v मतलब क्या हो गया? तरंग वेग। तरंग का वेग जब हम निर्वात में देखते हैं, जब प्रकाश का वेग निर्वात में देखते हैं, तो उसको c बोलते हैं हम लोग। तो इसीलिए इसको हम लोग एच सी बाई लैम्डा लिखे। यहां पे लिख लो, h बराबर क्या हो जाएगा? प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये n है। ठीक है, ये इंग्लिश नेम है, इसको हिंदी नेम भी लिख सकते हो प्लैंक। ये नाम तो बाहर का नाम है ना, अंग्रेजी का नाम। ये प्लैंक्स कांस्टेंट, स्थिरांक, कांस्टेंट तो का हिंदी स्थिरांक हुआ। ठीक है, और ये प्लैंक तो नाम हुआ, इसको प्लैंक स्थिरांक भी बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में प्लैंक्स कांस्टेंट। नाम तो नाम ही रहेगा ना, उसका हिंदी कुछ नहीं हो सकता है। और इसका वैल्यू होता है, कोई भी स्थिरांक होता है उसका क्या होता है? वैल्यू क्या होता है? घटता बढ़ता रहता है, चेंज होता रहता है। कोई भी कांस्टेंट होता है या कोई भी स्थिरांक होता है, उसका वैल्यू क्या रहेगा? हमेशा फिक्स रहेगा। तो इसका मतलब कुछ वैल्यू इसका फिक्स होगा, तो वो वैल्यू होता है 6.62। लिख लो, h इज इक्वल टू 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। (6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। ठीक है, न्यू क्या हो गया इस फॉर्मूला में? ये क्या है? तरंग दैर्ध्य है, ये आवृत्ति है। तो लिखो न्यू बराबर प्रकाश की आवृत्ति। ठीक है, लैम्डा बराबर क्या हो गया? लैम्डा सही बोल रही थी, अब उसको जो पिछला बात है उसको लैम्डा में डाल दो। ये लैम्डा बराबर क्या हो गया? तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तो लैम्डा बराबर तरंग दैर्ध्य लिख दो, और C बराबर लिखो निर्वात में प्रकाश की चाल, यानी
वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट। c बराबर हो गया तुम्हारा निर्वात में प्रकाश की चाल। नयन कुमार वेरी गुड, आप प्लैंक कांस्टेंट का आंसर सही दिए हैं। ठीक है, इसका कोई वैल्यू बता सकता है c कितना है? प्रकाश का निर्वात में चाल कितना है? 3 × 10 का पावर 3 × 10⁸ क्या चाल है, तो मतलब मीटर पर सेकेंड। ये भी लिख लो, c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये भी पूछे हुए कि भाई प्रकाश का चाल निर्वात में कितना होता है, या हवा में भी हम लोग प्रकाश की चाल को 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही बोल सकते हैं। ये मैक्सिमम अचीवेबल स्पीड है, इससे ज्यादा स्पीड हम अचीव नहीं कर सकते। अब हम लोग वापस से अपने विबग्योर पे आ जाते हैं। तो ये जो 7 रंग है, 7 अलग अलग रंग है, ये सातों रंग मिला के क्या बनता है? सूर्य का जो श्वेत प्रकाश, जो व्हाइट रंग जो सूर्य की किरण से आता है, वो ये सातों रंग बनता है। और रेनबो में ये सातों रंग अलग अलग दिखता है। तो ये जो सातों रंग आ रहा है, सातों रंग का तरंग दैर्ध्य जो होता है और आवृत्ति होता है, वो क्या होता है? एक समान होता है या अलग होता है? हमेशा अलग अलग होता है या किस केस में सेम भी होगा? किसी केस में सेम नहीं होगा। निर्वात में जो है और हवा में, ये सारा का तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति, सॉरी, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति सेम अलग रहेगा। वेग जो होता है, इन सब का जो वेग है तुम्हारा, V का, I का, B का, G का, Y का, O का और R का, सबका वेग जो है, जैसे तरंग दैर्ध्य है वैसे ही आवृत्ति है, वैसे ही हम लोग वेग, 3 टर्म अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति सबका अलग होता है, और वेग क्या होता है? सबका अलग होता है, सबका अलग होता है। लेकिन निर्वात और हवा में जो होता है, वेग इसका समान रहता है। लॉजिक से सोचो, जब हमारा सूर्य का किरण नॉर्मल आता है, तो तुमको क्या धरती पे पहले नीला प्रकाश पहुंचता हुआ दिखता है, फिर बाद में वो दूसरा प्रकाश पहुंचता हुआ दिखता है? सब तो एक साथ श्वेत ही दिखता है, मतलब सबका स्पीड जो होता है वो एक समान आता है। लेकिन जब रेनवे होता है, जो रेनबो कब होता है? जब पानी बरस रहा है और कुछ रिफ्रैक्शन, मतलब अपवर्तन और बहुत तरीके का फेनोमेना हो रहा है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, तब हम लोग को दिखता है कि वो 7 रंग में। लेकिन नॉर्मली ऐसे तो डेली जो सूरज को देखते हो, तो वो 7 अलग अलग रंग का तो नहीं ना दिखता है, एक ही रंग का। वहां से वो चल के आ रहा है, उतनी दूरी से वो चल के आ रहा है, उसको 8 मिनट 19 सेकंड लग रहा है। तो अगर सबका वेग अगर एक समान नहीं होता, तो क्या होता? कोई प्रकाश जो है वो मेरे पहले पहुंच जाता, और कोई प्रकाश जो है वो बहुत लेट से पहुंचता। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है ना एक समय। तो वेग जो होता है वो हवा और निर्वात में एक जैसा होता है, बाकी माध्यम में वो अलग अलग हो जाता है, इसीलिए वो अलग अलग दिखने लगता है माध्यम में, जैसे ही वो पानी में गया। तो सबसे पहले बेसिक बात लिखो कि तरंग दैर्ध्य जो होता है वो कहां से बढ़ता है? सबसे कम किसका होगा? वायलेट का कि रेड का? किसी एंड का ही सबसे कम होगा। ये जो होता है ये एक सीक्वेंस में लिखा हुआ है। तो किसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम है? पक्का हो? वायलेट का सबसे कम होता है, और धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? रेड का। अब जो है फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति जो होता है वो किसका सबसे कम होगा? क्यों रेड का सबसे कम होगा? क्योंकि उल्टा था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। स्टार्ट में हम लोग देखे थे ना, फिर से उस फॉर्मूला पे जा रहे हैं। V इज इक्वल टू म्यू लैम्डा, ये फॉर्मूला देखे थे। V तो हम अगर एक साइड किसी को रख लें, मान लो लैम्डा को इस साइड रख लें, तो दूसरे साइड बढ़ेंगे तो V बाई क्या हो जाएगा? म्यू। तो जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे ये घटेगा, मतलब उल्टा चलेगा। तो जिसका ये सबसे कम है उसका जो है सबसे ज्यादा होगा आवृत्ति मेरा, और जिसका जो F लिख देते हैं कि कंफ्यूजन नहीं हो, जिसका सबसे ज्यादा है मेरा तरंग दैर्ध्य उसका सबसे कम होगा आवृत्ति का। तो ये लिख लो, ये ऐसे करके लिख लो, सबसे कम यहां V, फिर O, फिर I, फिर B, फिर G, फिर Y, फिर O, फिर R। ऐसे ही करके लिख लेना जैसे हम बनाए हैं, ऐसे
एरो डाल देना, तरंग दैर्ध्य ऐसे ऐसे। बेसिक क्वेश्चन इससे पूछता है कि भाई ब्लू और इंडिगो में किसका वो है, तरंग दैर्ध्य ज्यादा है, तो किसका ज्यादा है, ब्लू का ज्यादा है कि इंडिगो का ज्यादा है? तरंग दैर्ध्य जो है ब्लू का ज्यादा है कि इंडिगो का ज्यादा है? इंडिगो क्यों बोल रहे हो भाई, ब्लू दिख तो रहा है यहां, इससे इससे ज्यादा ये है ना। ये एरो नहीं समझ में आ रहा है? ये इधर से इधर जा रहा है, मतलब इधर सबसे कम है और ऐसे ऐसे बढ़ते जा रहा है। जिस साइड एरो का डायरेक्शन होता है मतलब उस साइड बढ़ रहा है, और जिस साइड एरो का पीछे है मतलब वो घट रहा है। तो ये एरो का डायरेक्शन लैम्डा के लिए ऐसे है, मतलब सबसे कम किसका है, V का है, फिर I का है, फिर B का है, फिर G का है, फिर Y का है, फिर O का है, फिर R का है, तरंग दैर्ध्य। अगर आवृत्ति की बात करें तो सबसे कम किसका है, R का है, फिर उससे ज्यादा O का है, ऐसे करते करते B है। अब ये लिखवाने का जरूरत नहीं ना है कि लिखवा दें कि सबसे कम तरंग दैर्ध्य वायलेट का होता है और सबसे अधिक रेड का होता है, और फिर हम लिखवाएंगे कि सबसे कम आवृत्ति रेड का होता है और सबसे ज्यादा आवृत्ति वायलेट का होता है। ये लिखवाने का तो जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब इस बेसिस पे तुम हमको बताओ कि ऊर्जा सबसे कम किसका होगा और सबसे ज्यादा किसका होगा? ऊर्जा सबसे कम, ये तुक्का क्यों मार रहे हो, कोई कभी वायलेट बोल रहे हो कभी रेड बोल रहे। अभी हम लोग तुरंत ऊर्जा पढ़े ना, ई पढ़े है ना, वो सबसे कम किसका होगा, वायलेट का होगा कि रेड का होगा? इन्हीं दोनों में से तो किसी का होगा। दोनों एंड पे तो यही है ना, आखिरी में वायलेट है और इधर आखिरी में रेड है, तो सबसे कम किसका होगा ऊर्जा, वायलेट का होगा कि रेड का होगा? रेड का ऊर्जा होगा सबसे कम, और सबसे ज्यादा किसका होगा ऊर्जा, वायलेट का। क्यों रेड का होगा सबसे कम, कौन सा फॉर्मूला से? सही तो बोली हो, रेड का सबसे कम होगा और वायलेट का सबसे ज्यादा होगा ऊर्जा, कौन सा फॉर्मूला? अरे अभी ऊर्जा का फॉर्मूला लिखा है, एक से पेज पलट लो 2 सेकंड के लिए, मतलब आज पेज नहीं पलटने का भाई। ऊर्जा का क्या फॉर्मूला लिखा है, एच न्यू लिखा है। न्यू मतलब एफ भी बोल सकते हो उसको, फ्रीक्वेंसी है ना बेसिकली, एफ बोलो या न्यू बोलो, ठीक है। एच न्यू लिखवाए ना फॉर्मूला, तो न्यू क्या है, यही फ्रीक्वेंसी और न्यू तो एक ही बात बराबर है ना। तो सबसे कम किसका है, रेड का, तो ऊर्जा सबसे कम किसका होगा? ये नहीं समझ में आ रहा है ये बात, अभी भी नहीं समझ में आया, फिर से दिमाग खोल के रखो, दिमाग थोड़ा खोलो। इतना बेसिक बात क्यों नहीं समझ में आ रहा है? एनर्जी ऊर्जा का फॉर्मूला एच न्यू है, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, मतलब आवृत्ति, एच इंटू आवृत्ति है ऊर्जा का फॉर्मूला, समझ में आ रहा है? ठीक है, आवृत्ति सबसे कम किसका है यहां पे, रेड का, तो ऊर्जा सबसे कम किसका होगा, रेड का। तो ये क्या इतना, मतलब ऐसा क्या सब भौचक्का सा देख रहा है, मतलब 5-6 लोग ऐसा देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं ये, चल क्या रहा है दुनिया में, समझ में आया? आप सिंपल है ना, सामने फॉर्मूला लिखा है, ये भाई फॉर्मूला लिखा है, 2 गुने 4 करें और 2 गुने 8 करें तो अलग 2 गुने 4 का कम होगा ना, तो सबसे कम रेड का है अगर आवृत्ति, तो सबसे कम यही ऊर्जा वो होगा सामने, रेड का ही ऊर्जा सबसे कम होगा। तो लिख लो ये लाइन, एक लाइन, लाल प्रकाश की यानी रेड प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम है, लाल प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम है, इसी कारण इसी कारण उसकी फोटोन की ऊर्जा, इसी कारण उसकी फोटोन की ऊर्जा क्या होगा, सबसे अधिक होगा कि कम होगा, कम है। ठीक है, और जस्ट उल्टा बैगनी प्रकाश का ऊर्जा सबसे अधिक होगा क्योंकि उसकी आवृत्ति सबसे अधिक है, सिंपली वाइस वर्सा लिख दो।
ठीक है, लिख लिए, समझ में आ गया सबको यहां तक? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं ना आ रहा है इसमें? ये सिंपल, इससे बहुत सारा, मतलब ये जो तीन बात हम बताए हैं, आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य और ऊर्जा, ये तीन चीज हम बताए हैं विबग्योर में, इससे हजारों क्वेश्चन बन सकता है। भाई क्वेश्चन दे देगा कि ब्लू का जो है ऊर्जा रेड से ज्यादा है, ये सही है कि गलत है? क्या होगा, सही है कि गलत है? ब्लू का ऊर्जा रेड से ज्यादा है कि नहीं है? सही है। समझ में आना? यहां जो जहां पे ऐसे लिखो, यहां पे ऐसे, यहां पे ये भी लिख लो, यहां पे ई भी लिख लो, इसी फॉर्मूला में, इसी डायग्राम में, जहां पे ये डायग्राम बना है ना, वहां पे इसको ई भी लिख लेना। यहां पे ई किस साइड होगा? इस साइड होगा ना, रेड का सबसे कम है और वायलेट का सबसे ज्यादा है। ई यानी ऊर्जा, अगर कंफ्यूजन है तो ब्रैकेट में ऊर्जा लिख सकते हो। ये एरो समझ रहे हो ना, इसी में हम लोग बहुत सारा चीज लिखवाएंगे। ठीक है, ये धीरे धीरे बढ़ते जाएगा कि किसका सबसे कम और किसका सबसे ज्यादा, ये बढ़ते जाएगा धीरे धीरे। अभी हम तीन चीज का लिखाए हैं, लैम्डा का लिखाए हैं, आवृत्ति का लिखवाए हैं और ऊर्जा का लिखवाए हैं। ये एरो का डायरेक्शन अच्छे से समझ में आ रहा है? कोई डाउट नहीं है किसी को? जिधर एरो का पिछवाड़ा है वो सबसे कम है, और जिधर एरो का आगाड़ा है, जो आगे वाला है, तीर जिधर मार रहे हैं वो सबसे ज्यादा है, और एरो ऐसे बढ़ रहा है, मतलब ये कम से ज्यादा हो रहा है। तो जो भी चीज इधर लिख रहे हैं, मतलब उसमें वायलेट का जो है वो सबसे कम है और आर का जो है वो सबसे ज्यादा है। और जब हम ऐसे एरो बनाए हुए हैं, मतलब आर का जो है वो, रेड का जो है वो सबसे कम है और वायलेट का जो है वो सबसे ज्यादा है। तो दो चीज हम इधर लिखे हैं और एक चीज जो हम इधर लिखे हैं। अभी बहुत सारी चीज इस डायग्राम में लिखेंगे हम लोग। ठीक है, स्पीड लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे, स्कैटरिंग लिखेंगे, सब चीज आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो, प्रकाश की चाल। आई गया नेक्स्ट, प्रकाश की चाल, इसका भी लिखेंगे इस फॉर्मूला में। ऑनलाइन सबको समझ में आ रहा है? कोई डाउट आ रहा है तो लिखना मैसेज में। ठीक है, अभी हम बोले थे प्रकाश की चाल किस चीज पे डिपेंड करेगा? माध्यम पे। वेरी गुड। प्रकाश की चाल जो है कौन से माध्यम पे है? जैसे माध्यम मतलब क्या हुआ कि जहां से वो प्रकाश गुजर रहा है वही उसका माध्यम हो गया ना, जहां से कोई चीज ट्रैवल कर रहा है। जैसे तुम यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट आए, तुम ऑटो में बैठ के आए, बाइक में बैठ के आए, स्कूटी में बैठ के आए, गाड़ी में बैठ के आए, रिक्शा में बैठ के आए, कि अपना 11 नंबर का गाड़ी पकड़ के आए। ठीक है, तो तुम्हारा माध्यम क्या है? जिस चीज में बैठे हो वही तुम्हारा माध्यम हो गया, कि उस द्वारा तुम पहुंचे हो। तो वैसे ही प्रकाश जहां से गुजरता है वो उसका माध्यम हो गया। जैसे हम तक जो प्रकाश पहुंच रहा है वो कितने माध्यम से गुजर रहा है? हवा और निर्वात भी तो गुजर रहा है ना। सिर्फ हवा से तो नहीं गुजर रहा है, वो तो मेरे वायुमंडल में आया, मेरे मतलब पृथ्वी के वायुमंडल में आया तब ना वो हवा में गुजरा। उसके पहले भी तो बाहर से भी तो चल के आ रहा है, वो सूरज से हम तक पहुंच रहा है, तो वो कहां से चल रहा है? निर्वात में भी तो चला होगा। मेरा नहीं, मतलब सबका, पृथ्वी का वायुमंडल, मेरा मतलब ऐसे चच्चा जी मेरे लगा के गए हो वायुमंडल ऐसा नहीं है। सबके पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसके अंदर आया तब ना हवा में चला, और उसके पहले वो निर्वात में भी चला। वैसे ही जब पानी के अंदर, जब तालाब के अंदर हम कुछ देखते हैं, मतलब प्रकाश जो है कहाँ चल रहा है? वो पानी में चल रहा है। तो माध्यम क्या हो गया उसमें? पानी हो गया। तो जैसे जैसे प्रकाश का माध्यम बदलता है वैसे वैसे प्रकाश का क्या बदलता है? तुम्हारा चाल यानी स्पीड बदलता है। तो लिखो, प्रकाश की चाल माध्यम की, प्रकाश की चाल माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रकाश की चाल माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। यहां पर माध्यम की प्रकृति का अर्थ है, यहां पर माध्यम की प्रकृति का अर्थ यहां पे पर माध्यम की प्रकृति का अर्थ माध्यम के अपवर्तन
अपवर्तनांक यहां के पेपर माध्यम की प्रकृति का अर्थ माध्यम के अपवर्तनांक, अपवर्तनांक यानी इंग्लिश में उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, कोई इंग्लिश में हो तो उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, अर्थात अर्थात प्रकाश की चाल अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। मतलब क्या हुआ कि भाई अब हम बोल रहे हैं प्रकाश अलग अलग माध्यम में अलग अलग चाल पे चल रहा है। मतलब जैसे जैसे माध्यम बदल रहा है प्रकाश का जो चाल है यानी स्पीड ऑफ लाइट जो है वो बदल जा रहा है। कहीं वो तेज चल रहा है और कहीं वो स्लो चल रहा है कंपैरेटिवली। ठीक है, स्लो मतलब हमारे और तुम्हारे स्पीड का नहीं, अपने हिसाब से, अपने स्पीड के हिसाब से कहीं वो तेज चल रहा है और कहीं वो धीरे चल रहा है कंपैरेटिवली। तो वो कहां तेज चलेगा कहां धीरे चलेगा ये माध्यम पे डिपेंड कर रहा है। अभी हम बोले माध्यम पे डिपेंड कर रहा है, क्या मतलब, इसका क्या मतलब हुआ भाई? माध्यम पे डिपेंड कर रहा है मतलब माध्यम का अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक टर्म है, उस पर डिपेंड करता है। प्रकाश जो है सबसे ज्यादा तेज निर्वात में चलता है, उसके बाद हवा में भी ऑलमोस्ट उतना ही तेज चलता है, पानी में उससे थोड़ा धीरे चलता है। ये अलग अलग स्पीड में क्यों चल रहा है अलग अलग चाल में? क्योंकि अलग अलग माध्यम का अलग अलग क्या है, तुम्हारा प्रकृति अलग है। प्रकृति अलग है मतलब क्या है, बेसिकली उसका अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो अलग है। जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक बदलेगा वैसे वैसे प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, बदलती जाएगी। यही बात लिखवाएं। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखो, प्रकाश की चाल सबसे अधिक, प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में, प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में, कॉमा उससे कम वायु में, निर्वात मीन्स वैक्यूम, प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में, उससे कम वायु, उससे कम द्रव्य, वेरी गुड, काफी लोग आंसर दिए हुए हैं ऑनलाइन में। वाटर में स्पीड कितना है, ग्लास में कितना स्पीड है, मीडियम पर डिपेंड करता है, एयर निर्वात, वेरी गुड। ठीक है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में, कॉमा उससे कम वायु में, उससे कम द्रव्य में तथा सबसे कम ठोस में होता है। ठीक है, यहां पे प्रकाश की चाल के बात कर रहे हैं तो एक बार फिर से फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग। प्रकाश की चाल v जो है बराबर क्या हो जाएगा, अब तुम लोग से हमको आंसर चाहिए, v बराबर क्या हो जाएगा? h कहां से आ जाएगा, h तो e में था, n लैम्डा, वेरी गुड, n या म्यू लैम्डा जो बोलो उसको, मतलब फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य। ये चौथी बार ये लाइन हम बोल रहे हैं, ये नहीं याद हो रहा है तुम लोग को? अब तक तो याद होना चाहिए था। प्रकाश की चाल बराबर होता है आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य। याद हो गया ये? हम एकदम जब सबसे पहले बताए थे तो हम क्या बोले थे, यहां पे सबसे पहले हम बताए थे, डबल टिक मारे थे, हम बोले थे बाबू ये याद कर लो, ये बहुत बार आएगा। उसी समय हम बोले थे ना कि यहीं पे इसको याद कर लो, v इज इक्वल टू एन लैम्डा, वेरी गुड, तुमको याद था, v इज इक्वल टू एन लैम्डा। एन जहां में मेरा हो गया आवृत्ति और लैम्डा हो गया तुम्हारा तरंग दैर्ध्य। इसको एफ लैम्डा या न्यू लैम्डा भी बोल सकते हैं, क्योंकि एन लिखो या एफ लिखो या न्यू लिखो, तीनों क्या है, किसका साइन है? तीनों आवृत्ति का साइन है।
ठीक है, तो कहीं अगर न्यू लैम्डा लिखो तो ये मत बोल देना कि सर तो गलत पढ़ा दिए, सर तो एन लैम्डा बोले थे, यहाँ न्यू लैम्डा लिखा हुआ है। या कहीं एफ लैम्डा दिख जाए तो तुम बोलोगे सर तो गलत पढ़ा दिए। ये तीनों जो है किसका है, आवृत्ति का है। तो बेसिकली प्रकाश की चाल बराबर आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य। ये याद हो गया अच्छे से, 4-5 बार आ चुका है अभी। ठीक है, ये लिख लो v इज इक्वल टू एन लैम्डा। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखो, यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक, यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक दिया हो तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल, तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल u इज इक्वल टू सी बाई म्यू। ये म आधा म्यू, ये म्यू वाला म्यू है, वो न्यू वाला था, ये म वाला है। ठीक है, इसको इसी u इज इक्वल टू सी बाई म्यू। जहां पे u क्या हो गया तुम्हारा, स्मॉल u क्या हो गया, चाल हो गया, प्रकाश की चाल उस माध्यम में। c क्या हो गया तुम्हारा, निर्वात में प्रकाश की चाल, जो कि 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और म्यू क्या हो गया तुम्हारा, अपवर्तनांक। ये लिख लो, जहां c इज इक्वल टू, सीधा फॉर्मूला लिख लो, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अभी लिखवा चुके हैं, इससे घूरो मत, पीछे तुम लोग देखो। ठीक है, गुस्से में लोग देख रहे हैं कि भाई ये क्या c इंटू 3 बोल रहे हैं। अभी तुरंत लिखवाए ना, पीछे पलटो 1 सेकंड के लिए। c तुरंत लिखवाए हुए हम लोग। c इज इक्वल टू क्या हो गया, निर्वात में प्रकाश की चाल जो जिसका वैल्यू होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, म्यू जो हो गया तुम्हारा, ये म्यू जो है ये ऐसे लिखे हैं, म्यू है, ये यू नहीं है, म्यू म्यू है। ये जो होता है इसी को बोलते हैं माध्यम का अपवर्तनांक। ये किसका होगा, प्रकाश का होगा कि माध्यम का होता है अपवर्तनांक। अलग अलग माध्यम का अलग अलग अपवर्तनांक होता है, तो वही म्यू जो है वो अलग माध्यम का अपवर्तनांक हुआ। और u क्या हो गया तुम्हारा, ये स्मॉल u है, प्रकाश की चाल उस माध्यम में जिसका मेरा अपवर्तनांक दिया हुआ है। सीधा प्रकाश की चाल माध्यम में, ऊपर भी लिखवाए वही है, यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक दिया हो तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल u बराबर, वो तो लिखवा ही दिए हैं, u के बारे में तो लिखा ही चुके हैं। अब दिख रहा है, अब समझ में आ रहा है। सबसे पहले हम लोग प्रकाश की चाल का शुरुआत जो किए वो क्या बोले, प्रकाश की चाल जो होता है माध्यम की प्रकृति पे निर्भर करता है। प्रकृति मतलब क्या बोले हम लोग, माध्यम का प्रकृति का मतलब क्या बोले, माध्यम का अपवर्तनांक। तो मतलब प्रकाश की चाल जो होती है माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। यही हो गया। इस फॉर्मूला से अब हमको क्या दिख रहा है, u जो प्रकाश का जो चाल है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, अपवर्तनांक पे। वही बात दिख रहा है ना इस फॉर्मूला में, c तो कांस्टेंट है, c तो स्थिरांक है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जैसे जैसे ये बदलेगा वैसे वैसे तुम्हारा चाल जो है वो बदलेगा। जैसे जैसे अपवर्तनांक बढ़ते जाएगा वैसे वैसे चाल जो है वो क्या होते जाएगा, घटते जाएगा। और जैसे जैसे अपवर्तनांक घटते जाएगा वैसे वैसे चाल जो है मेरा बढ़ते जाएगा। ये समझ में आ रहा है यहां से। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, निर्वात में प्रकाश की चाल c इज इक्वल टू, सबका चाल लिखवा दे रहे हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल c इज इक्वल टू, ये अब हम नहीं लिखवाएंगे, खुद से लिखो तो कितना होगा, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल
इसको भी हम लोग अप्रोक्सीमेटली इतना ही मानते हैं, इसको इक्वल नहीं ऐसे साइन पे लिखते हैं। इसका मतलब वो उसी के आसपास है, हल्का सा उससे कम है लेकिन उसके आसपास ही मानते हैं, तो ऐसे लिखते हैं हम लोग उसको। ठीक है, नेक्स्ट लिखो बर्फ में प्रकाश की चाल। बर्फ में प्रकाश की चाल 2.3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट लिखो पानी में प्रकाश की चाल 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट लिखो कांच में प्रकाश की चाल, हर बार पूरा नहीं ना लिख रहे हो, खाली कांच और पानी और यही लिख रहे हो ना, कि हर बार सबके आगे प्रकाश की चाल लिखते हुए जा रहे हो, थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, कांच में लिखो 2 इंटू 10, नहीं बीच से पिच पिच लगा जैसा कि कुछ छूट रहा हो, एक दो पिच पिच सुनाई दिया इसलिए हम बोले। कांच में हो गया 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हीरा में हो गया तुम्हारा 1.24 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हीरा यानी डायमंड। वेरी गुड, नयन कुमार पहले ही लिखे हुए हैं। ठीक है, निर्वात में 3 हो गया, वायु में अप्रोक्सीमेटली 3 हो गया, बर्फ में 2.3, पानी में 2.25, कांच में 2 और हीरा में तुम्हारा 1.24, सबके आगे इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब तुम लोग बताओ कि सबसे ज्यादा जो है ये क्या कहते हैं, सबसे ऊपर मान लो ये लिख लिया 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो सबसे ज्यादा और सबसे कम इस ऑप्शन में अपवर्तनांक किसका है? सबसे कम अपवर्तनांक ये जो पांचों लिखवाए हैं इसमें सबसे कम, ये मान लो वैक्यूम, मान लो इसको निर्वात। ठीक है, और इसको ये किसका लिखवाए हम? डायमंड का, हीरा का। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अपवर्तनांक और सबसे कम अपवर्तनांक इन दोनों में से किसका है? सबसे कम किसका है पहले ये बताओ। सबसे कम अपवर्तनांक हीरा का होगा। ठीक है, और सबसे ज्यादा अपवर्तनांक निर्वात का होगा। ये क्यों हो रहा है समझ रहे हो? क्योंकि ये फॉर्मूला जो है, ये जो फॉर्मूला था, जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे ये घटेगा, तो सबसे कम जिसका यू है उसका सबसे ज्यादा म्यू होगा। समझ में आ रहा है सबको? तो सबसे कम यू किसका था इस सब में? सबसे कम यू डायमंड का था, तो इसका म्यू जो है वो क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा हो जाएगा। और सबसे ज्यादा जिसका यू था, मतलब सबसे ज्यादा जिसका चाल था, उसका अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? सबसे कम हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा चाल किसका है? वैक्यूम में है, तो इसका अपवर्तनांक जो है वो सबसे कम हो जाएगा, और जो कि 1 के बराबर होता है म्यू। जो सबसे कम म्यू होता है वो 1 के बराबर होता है जो निर्वात में होता है, और बाकी सारा का 1 से क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा कि घटते हो जाएगा? कम होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तुम कंफ्यूज हो रही हो, नहीं समझ में आया? इस फॉर्मूला को देखो, u बराबर यहां पे लिख देते हैं। ठीक है, फिर से लिख देते हैं, u बराबर c बाई म्यू। ये क्या है? म्यू क्या है? अपवर्तनांक। और u क्या है? चाल। सबसे ज्यादा चाल किसका है? निर्वात का। तो सबसे कम म्यू किसका होगा? निर्वात का ही होगा ना, जिसका सबसे ज्यादा चाल है उसका सबसे कम म्यू होगा ना। नहीं समझ में आ रहा ये बात? इधर सबसे कम होगा तब ना ऊपर वाला उधर सबसे ज्यादा होगा। तो भाई इसका म्यू जब 1 हम मान लिया, जो सबसे कम है वो 1 है, तो बाकी सारे का म्यू क्या होगा? 1 से ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा ही होगा ना। अब समझ में आया ये बात? ठीक है, मिनिमम म्यू जो होता है, मिनिमम अपवर्तनांक जो होता है सबसे कम, वो निर्वात का होता है, जिसको हम लोग 1 मानते हैं। बाकी सारी चीजों का 1 से ज्यादा होगा। वेरी गुड, इंक्रीज लिखा हुआ है यहां पे सभी, सही। ठीक है, तो लिखो माध्यम का अपवर्तनांक, इसी फॉर्मूला को दोबारा से लिखवा रहे हैं, माध्यम का अपवर्तनांक म्यू बराबर c बाई
U। माध्यम का अपवर्तनांक म्यू बराबर C बाई U। तो अब सबका लिखते जाओ। वायु का अपवर्तनांक म्यू बराबर कितना लिखोगे? अभी हम बताए हैं 1। सबको कैलकुलेट भी कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। अगर इसका निकालना है, मान लो इसका हमको अपवर्तनांक है, तो क्या लिखेंगे यहां पे? क्या लिखेंगे ऊपर में? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय, इसका निकालना है तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा इसका? U 2.3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले लिखो वायु का अपवर्तनांक म्यू इज इक्वल टू कितना होगा? वायु का अपवर्तनांक म्यू बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और ब्रैकेट में लिखो जो सबसे क्या होगा, कम होगा कि अधिक होगा? कम है, जो सबसे कम है। एक बार फिर से इधर ध्यान दो। म्यू बराबर हम लोग क्या लिखे? C बाई U। वायु का हमको अपवर्तनांक निकालना है, अब हम निकालना चाह रहे हैं। तो बताओ यहां ऊपर में C का वैल्यू क्या होता है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वायु में जो है चाल, U क्या हो गया? वायु में चाल। वायु का अपवर्तनांक निकालने हैं तो वायु में चाल हो गया। वायु में चाल कितना होता है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये कट के कितना बन जाएगा? 1। तो यही लिखवाए ना, म्यू बराबर 1 वायु में। अब समझ में आ रहा है? अब दूसरे वाले का लिखो। बर्फ में का अपवर्तनांक म्यू बराबर, अगर हम फॉर्मूला से लिखना चाहें बर्फ का अपवर्तनांक, तो तुम लोग बताओ हम ऊपर में क्या लिखें? बर्फ का अपवर्तनांक हमको निकालना है तो ऊपर में हम क्या लिखे? यहां पे 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और नीचे में क्या लिखा है यहां पे? 2.3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये 10⁸ कट गया, 3 डिवाइडेड बाय 2.3, ये बराबर हो जाएगा तुम्हारा 1.31। तो बर्फ का अपवर्तनांक हो गया तुम्हारा 1.31। पानी का अपवर्तनांक हो गया तुम्हारा 4/3 या 1.33। पानी का अपवर्तनांक क्या हो गया तुम्हारा? 4/3 या 1.33। अच्छा, कांच का अपवर्तनांक कोई हमको बता सकता है? कांच का अपवर्तनांक कितना होगा? वेरी गुड, 3/2। सिंपल है ना, 3/2 मतलब 1.5। नहीं समझ में आ रहा अभी भी किसी को? कोई डाउट आ रहा है तो पूछो, यहां हम पूछोगे हम दोबारा बताएंगे। कोई डाउट आ रहा है किसी को? इधर सबको बॉयज ग्रुप में सबको समझ में आ रहा है? इस साइड सिर्फ लिखना नहीं है। तुमको समझ में आया पीछे? तुम लोग को, तुम लोग दोनों को? ठीक है, यहां तुमको समझ में आ रहा है? नाम तो जानते नहीं, तुमको समझ में आ रहा है? 3/2 कैसे लिखे हम लोग? सबको यहां समझ में आ रहा है ना सबको? ठीक है, नेक्स्ट लिखो हीरा का अपवर्तनांक 2.42। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो रंग यानी कलर। नेक्स्ट हेडिंग डालो रंग यानी कलर। इसमें लिखो रंगों को 3 भाग में बांटा गया है। रंगों को कितने भाग में? 3 भाग में बांटा गया है। ये जो हम लिखवा रहे हैं ना, इससे अभी तुरंत हम ये मतलब तुम लोग से पिछला बैच में जब हम पढ़ा रहे थे जहां पे,
तो वहां हम लोग पढ़ा रहे थे, उसी में से एक स्टूडेंट, अभी हाल में एक एग्जाम हुआ था ना इसका, अ, पुलिस का कोई एग्जाम हुआ था, बिहार पुलिस, उसमें पूछा था ये क्वेश्चन, जो पार्ट हम लिखवा रहे हैं ना, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछा गया था कि ये जो है ये कैसा कलर है, ये पूरक कलर है कि प्राथमिक कलर है कि तुम्हारा द्वितीय रंग है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन अभी हम पढ़ाए, और मतलब उस बच्चे का किस्मत देखो, हम आज 2 दिन पहले पढ़ाए थे, मतलब दो 4 दिन पहले पढ़ाए थे, उसके बाद वो एग्जाम देने गया, वो आके हमको बोल रहा था कि सर आप पढ़ाए हैं 2 दिन पहले यार, आज क्वेश्चन आ गया, यही चीज एग्जैक्टली सेम का सेम उठ के आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन ये सब चीजों से उठ के आती है। तो लिखो, रंग को 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राथमिक रंग यानी प्राइमरी कलर, प्राथमिक रंग। हाँ, यहाँ पे बहुत अच्छा आंसर लिखे हुए हो, जितेंद्र मुखिया, विकास कुमार कामत 2.42, सूर्य शर्मा 2.41 नहीं 2.42 होता है। ठीक है, पूजा कुमारी ये भी 2.42 सही है, वेरी गुड। ठीक है, पहला हो गया प्राथमिक कलर मतलब प्राथमिक रंग, दूसरा हो गया द्वितीय रंग, द्वितीय रंग, और तीसरा हो गया पूरक रंग। प्राथमिक और द्वितीयक, द्वितीयक भी कर सकते हैं, यह के आगे क भी लगा देना, द्वितीयक, द्वितीय या द्वितीयक भी बोलते हैं उसको, द्वितीयक रंग। और तीसरा हो गया तुम्हारा पूरक रंग। तो तुम्हारा रेड ग्रीन ब्लू RGB, ये तीनों को हम लोग प्राथमिक कलर बोलते हैं। लिख लो, प्राथमिक कलर जो है, पहला लिखो प्राथमिक कलर, उसमें लिखो रेड ग्रीन ब्लू, RGB जो होता है वो प्राथमिक कलर होता है। क्यों? क्योंकि अगर इन तीनों को मिला दो R+G+B, तो ये क्या बन जाएगा? व्हाइट बन जाएगा। ऐसे तो हम लोग का श्वेत प्रकाश जो होता है वो 7 रंगों से मिला होता है, लेकिन ये 3 रंग को मिला दो, अगर लाल, हरा और नीला को अगर मिला दोगे तो व्हाइट रंग का। अगर बचपन का कलर पेंट का सेट किसी के यहाँ पड़ा हो, कोई बच्चा हो तुम्हारे घर में, अब तुम्हारा तो नहीं पड़ा होगा, 1-2 में कलर किए होगे, अगर किसी का पड़ा हो तो उसमें कलर सेट से निकाल के देखना, लाल वाले को, हरा वाले को और नीला वाले को तीनों मिला दोगे तो वो क्या बन जाएगा? उजला बन जाएगा। इसीलिए इन तीनों को क्या हम लोग बोलते हैं? प्राथमिक कलर या प्राइमरी कलर बोलते हैं। ठीक है, प्राथमिक रंग या प्राइमरी कलर। नेक्स्ट लिखो नंबर 2, द्वितीयक रंग। दो प्राथमिक कलर बनाने से जो एक बनता है उसको द्वितीय रंग बोलते हैं। दो प्राथमिक कलर बनाने से जो एक रंग बनता है उसको हम लोग द्वितीय रंग बोलते हैं। ये 3 होता है तुम्हारा, येलो, मैजेंटा यानी गुलाबी, और सियान, CYAN, सियान, N, ये सब। ठीक है, येलो, मैजेंटा और सियान। और लाल और ग्रीन को बनाने मिलाने से येलो बनता है, लाल और ब्लू को मिलाने से मैजेंटा बनता है, और ग्रीन और कौन सा बच गया? रेड रेड चला गया, ब्लू, ग्रीन और ब्लू बनाने से सियान मिलता है। बात समझ में आ रहा है? दो प्राइमरी कलर मतलब दो प्राथमिक रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनता है? द्वितीय रंग। तो तीनों प्राथमिक रंग कौन सा है तुम्हारा? लाल है, हरा है और ब्लू, नीला है, ब्लू है। ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू। तो किसी दो को अगर हम मिला देंगे तो कौन सा कलर बन जाएगा मेरा? द्वितीय रंग। तो 3 तरीके का है, तो या तो लाल ग्रीन से मिल सकता है, या लाल ब्लू से मिल सकता है, या ग्रीन ब्लू से मिल सकता है। यही 3 कॉम्बिनेशन हो सकता है ना? तो यही 3 कॉम्बिनेशन में लाल और ग्रीन मिलेगा तो येलो बनेगा, लाल और ब्लू मिलेगा तो मैजेंटा बनेगा, और ग्रीन और ब्लू मिलेगा तो सियान। इसीलिए येलो, मैजेंटा और सियान को हम लोग कैसा रंग बोलते हैं? द्वितीय रंग। तुम्हारा डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि भाई प्राथमिक कलर कौन से होते हैं?
या द्वितीय रंग कौन से होते हैं, या इन दो कलरों को मिला दे, इन दो रंगों को मिला दे तो कौन सा रंग बनता है। तीसरा हम लोग लिखवाए थे पूरक रंग यानी कॉम्प्लीमेंट्री कलर। इसमें लिखो जिन दो रंगों को, जिन दो रंगों को जिन दो रंगों को आपस में मिलाने से, आपस में मिलाने से सफेद रंग प्राप्त हो, सफेद रंग प्राप्त हो, उसे पूरक रंग कहते हैं। उसे पूरक रंग कहते हैं। मतलब कोई दो रंग को मिलाने से अगर उजला रंग बन जाए तो उसको हम लोग उन दो रंग को क्या बोलेंगे, पूरक रंग या कॉम्प्लीमेंट्री। क्या बोल रहे हो? अगर उन दोनों को मिलाने से उजला बने तभी उसको पूरक बोलेंगे। तो रेड और सियान जो हो वो आपस में पूरक कलर है, ग्रीन और मैजेंटा पूरक कलर है, और ब्लू और येलो पूरक कलर है। ये लिख लो। ठीक है, अब एक बार लॉजिक से थोड़ा सोचना, थोड़ा सा दिमाग खोल के सोचना। सबसे पहले हम लोग क्या बोले, प्राइमरी कलर यानी प्राथमिक कलर जो होता है, हंसी आ रहा है दिमाग खोल के बोले तो प्राथमिक कलर जो होता है हम लोग क्या बोले थे, रेड, ग्रीन, ब्लू। और हम क्या बोले थे, इन तीनों को बनाने मिलाने से क्या बनेगा, इन तीनों को आपस में मिला देंगे, रेड ग्रीन ब्लू तीनों को एक साथ मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, व्हाइट। ठीक है, यहां तक क्लियर है। किसी इन दोनों में से दो को मिला रहे हैं तो क्या बन रहा था मेरा, द्वितीय कलर, व्हाइट तो नहीं बन रहा था। मतलब हमको व्हाइट बनने के लिए क्या चाहिए होता है, RGB। ये तीनों मिल गया अगर तो मेरा क्या बन जाएगा, व्हाइट। यहां दो से कैसे व्हाइट बना जा रहे हैं, यहां पे दो ही कलर से कैसे व्हाइट बना दिए, तीन से व्हाइट बनना चाहिए था, रेड ब्लू ग्रीन। यहां पे दो ही है कि यहां पे तीन है, ये दो ही है, ये R है और ये C क्या है, श्यान। श्यान बराबर क्या था, अभी पीछे देखो ना, द्वितीय रंग में श्यान कैसे बन रहा था, ये R था और श्यान। श्यान को हम क्या लिख सकते हैं, ग्रीन और ब्लू। तो क्या मिल गया, RGB मिल गया, इसीलिए ना व्हाइट बन रहा है। अब समझ में आया लॉजिक। एक यहां प्राइमरी कलर है, एक यहां सेकेंडरी है, मतलब एक यहां प्राथमिक रंग है और एक यहां द्वितीय रंग है। एक प्राथमिक और एक द्वितीय, द्वितीय में ऑलरेडी दो प्राथमिक है तो तीन प्राथमिक मिल गया, उससे व्हाइट बन गया। एक और लॉजिक से देखते हैं, ग्रीन हो गया यहां पे, ठीक है, मतलब ये मिल गया हमको। और मैजेंटा किससे किससे बना था, रेड और ब्लू से बना था। ये ग्रीन जो है ये तो यहां से हम उठा लिए, और ये M को हम R+B लिख सकते हैं। तीनों मिल गया मेरे पास, R मिल गया, G मिल गया, B मिल गया, RGB, इसीलिए ये व्हाइट बन रहा है। अब समझ में आया, एक प्राथमिक और एक पूरक मिला के भी व्हाइट बना रहे हैं, और एक पूरक खुद में दो प्राथमिक के बराबर होता है, इसीलिए तीनों तो मिल ही रहा है बेसिकली। तो इसीलिए एक प्राथमिक प्लस एक पूरक, इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, पूरक रंग यानी कॉम्प्लीमेंट्री कलर, क्योंकि ये सब मिला के व्हाइट हो जाता है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, वस्तु का रंग यानी कलर ऑफ ऑब्जेक्ट। वस्तु का रंग क्रैश कोर्स है तो थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहे हैं हम, इसीलिए इसमें, ठीक है, सारे टॉपिक कवर करते जा रहे हैं, लेकिन वो करते जा रहे हैं, थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग खुला रखना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा पढ़ा रहे हैं। हमको भी पता है कि इतने में हम नॉर्मल कोर्स में इतने में क्लास खत्म इससे पहले ही हम कर दिए होते, लेकिन अभी थोड़ा क्रैश कोर्स है तो थोड़ा ज्यादा इसमें पढ़ाना रहता है। ठीक है, अभी तक कोई डाउट आ रहा है, ज्यादा पढ़ा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि समझ में नहीं आना है, समझ में सबको सब कुछ आ रहा है अभी तक। यहाँ पे कोई डाउट आ रहा है, घर जाके एक काम करना, या जो लोग घर पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं ऑनलाइन क्लासेस वाले बोलेंगे हम कहाँ जाएं सर, ठीक है, इस रूम से उस रूम जाएं क्या,
तो जहां भी बैठे हो, अगर घर में बैठे हो तो ठीक है, तुम लोग जब घर जाओगे, जैसे ही क्लास खत्म होगा और घर जाओगे, और जो घर में है तुरंत इस क्लास को रिवाइज करना, ठीक है। जो भी हम लिखवाए हैं नोट्स को, सबको एक बार जरूर पढ़ना। नहीं अगर पढ़ोगे तो भूल जाओगे, तो ये क्लास तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा। ये जो इतना मेहनत से आके या घर पे बैठ के जो समय दे रहे हो, जिसमें तुम गेम खेल सकते थे या घर परिवार का कुछ काम कर सकते थे, वो छोड़ के तुम यहाँ पे जो क्लास कर रहे हो, तो वो सारा बर्बाद हो जाएगा अगर तुम तुरंत रिवाइज नहीं किए। इसीलिए जिस दिन जो भी टीचर जब भी कहीं भी जो भी पढ़ाए थे, उसी दिन रिवाइज करने से क्या होता है, वो पूरा दिमाग में बैठ जाता है। 7 दिन बाद इसको अगर देखोगे तो तुमको कुछ याद नहीं रहेगा। 7 दिन तक थोड़ा 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 कमते जाएगा, और 7 दिन के बाद अगर इस चीज को पढ़ोगे तो लगेगा ये क्या चल रहा है, ये क्या दुनिया में, ये क्या बकवास लिखवाती है सर। ठीक है, तो आज रिवाइज करना, और कुछ डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में पूछता। ठीक है, अभी कुछ डाउट आ रहा है तो अभी भी पूछ सकते हो, अगर नहीं डाउट आ रहा है तो नेक्स्ट क्लास में जरूर पूछना। नेक्स्ट लिखो, कलर ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु का रंग, हिंदी में वस्तु का रंग। अच्छा, ये जो है ये कैसा दिख रहा है, ये कौन रंग का दिख रहा है, ब्राउन रंग का दिख रहा है। ये पेन जो है वो ब्लैक दिख रहा है। ये कागज जो है तुम लोग के हाथ में जो कागज है वो कैसा दिख रहा है, व्हाइट। ठीक है, ये हल्का, मेरा टी शर्ट जो है वो नीला रंग का दिख रहा है, तुम्हारा टी शर्ट उजला का, तुम्हारा नीला, तुम्हारा लाल, सबका अलग अलग रंग दिख रहा है। तो कोई भी चीज उस रंग का क्यों दिख रहा है, व्हाइट जो है वो व्हाइट ही क्यों दिख रहा है, लाल जो है वो लाल ही क्यों दिख रहा है। मेरे पास श्वेत प्रकाश है जिसमें 7 रंग है, तो तुम 7 रंग का दिखना चाहिए था हर कुछ, लेकिन वो लाल ही दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, लाल रंग को, वेरी गुड, लाल रंग को वो क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, परावर्तन कर रहा है, और बाकी सब सारे रंग को क्या कर रहा है, वो एब्जॉर्ब कर ले रहा है। इसीलिए वो वस्तु उस रंग का दिखता है। कोई भी वस्तु जिस रंग का भी दिख रहा है वो इसीलिए उस रंग का दिख रहा है क्योंकि उस रंग को वो परावर्तन कर दे रहा है, रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, और बाकी रंग को क्या कर रहा है, वो सोख ले रहा है, एब्जॉर्ब कर ले रहा है। इसीलिए मान लो ये जब नीला दिख रहा है तो मेरे पे विबग्योर पूरा पड़ रहा है, ठीक है। ये श्वेत प्रकाश पड़ रहा है, मतलब उसमें कितना रंग है, 7 रंग है। तो ये टी शर्ट जो है मेरा, इसको पूरा ब्लू तो नहीं है, ब्लू मान लो, तो ये टी शर्ट क्या कर रहा है, ये सारा रंग को, ये सारे रंग को क्या कर ले रहा है, एब्जॉर्ब कर ले रहा है, और ब्लू रंग को क्या है, रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, परावर्तन कर दे रहा है। परावर्तन आगे हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन अभी यहां कलर समझने के लिए, जैसे मिरर में देखते हैं, आईना में जैसे देख रहे हैं, तो मेरा चेहरा दिख रहा है, क्यों, क्योंकि परावर्तन हो रहा है, लाइट जो है उस मेरे से टकरा के निकल रहा है, वापस चला जा रहा है। तो ये क्या कर रहा है, श्वेत प्रकाश जो है उसका जो है नीला कलर जो है वो क्या हो रहा है, इस टी शर्ट से क्या हो रहा है, टकरा के वापस चला जा रहा है, रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, परावर्तन हो जा रहा है, और बाकी सब रंग को ये क्या कर ले रहा है, एब्जॉर्ब कर ले रहा है। इसीलिए ये जो है तुम्हारा नीले रंग का दिख रहा है। बाकी को तुम्हारा अगर पीले रंग का दिख रहा है तो क्यों दिख रहा है, क्योंकि वो पीले रंग को परावर्तित कर रहा है, और बाकी सारे रंग को क्या कर रहा है, वो एब्जॉर्ब कर ले रहा है। अब उजला कोई क्यों उजला दिखता है, उजला कौन सा रंग परावर्तित करता है, तो दिखते हैं, लाल को परावर्तित करेगा तो उजला दिखेगा, तो फिर लाल क्या दिखेगा, लाल काला दिखेगा। ये जो लाल पहनी हुई है जैसे हमारे बगल में, इसका कपड़ा जो है लाल क्यों दिख रहा है, क्योंकि उसका कपड़ा जो है लाल रंग को परावर्तित कर रहा है और बाकी सारे रंग को एब्जॉर्ब कर रहा है। तुम्हारा जो कॉपी है वो उजला क्यों दिख रहा है, वो कौन सा रंग को परावर्तित कर रहा है, सभी रंग को, क्योंकि सभी रंग मिलके ना, ये श्वेत कलर में ये सारे रंग है, तो मतलब सभी रंग को अगर परावर्तित कर देगा कोई, तो वो कैसा दिखेगा, व्हाइट दिखेगा। और कोई मान लो सभी रंग को एब्जॉर्ब कर लिया, एक भी रंग परावर्तित नहीं किया, तो वो कैसा दिखेगा, काला। उसमें कोई भी रंग को वो नहीं कर रहा है तो वो क्या दिखेगा, कुछ भी नहीं है जहां, तो वहां क्या दिखेगा, वो काला दिखेगा। समझ में आया लॉजिक से, जो भी कलर वस्तु जो है जिस रंग का दिख रहा है मतलब वो उस रंग को परावर्तित कर रहा है। अगर कोई चीज उजला दिख रहा है मतलब वो 7 रंग को परावर्तित कर दे रहा है, सारे रंग को, इसीलिए वो उजला दिख रहा है। और कोई चीज जो है अगर कोई भी रंग को परावर्तित नहीं करे तो वो कैसा दिखेगा, तुम्हारा काला दिखेगा। ये बात समझ में आ रहा है सबको। अब एक क्वेश्चन तुम बताओ हमको, ये जो मेरा नीला टी शर्ट था, इसको हम श्वेत प्रकाश में देखना है तो कैसा दिख रहा है, मेरा नीला दिख रहा है, क्योंकि ये नीले रंग को परावर्तित कर रहा है।
अगर जो है मिस्टर इंडिया देखो, मिस्टर इंडिया जो सिर्फ लाल रंग में दिखता था, अनिल कपूर वाला, नहीं देखे हो? नहीं देखो तो प्लीज यूट्यूब पे जाके देखो, क्या कर रहे हो जीवन में अगर मिस्टर इंडिया नहीं देख रहे हो तो। ये लेजेंड फिल्म है भाई। तो अगर मिस्टर इंडिया वाला जो लाल रंग में खाली मिस्टर इंडिया दिखता था, तो अगर ये रूम को हम लाल रंग का कर दें, ये जो सारा प्रकाश है सारा लाल रंग का कर दें, और तब हम ये नीला टी शर्ट पहन के आए, तो ये कैसा रंग का दिखेगा? पीछे से बताओ। ये जो है क्वेश्चन समझ रही हो? इस जो प्रकाश है, हम श्वेत प्रकाश में अपने नीले टी शर्ट को नहीं देख रहे हैं। ये जो नीला टी शर्ट है, इसको हम लाल प्रकाश में अगर देखेंगे तो ये कैसा दिखेगा? बात समझ रहे हैं ना? अभी इस पे कौन सा प्रकाश पड़ रहा है? श्वेत प्रकाश, जिसमें ये सातों रंग है। तो इसमें नीला रंग को परावर्तन करके ये नीला दिख रहा है, बाकी सभी रंग को ये एब्जॉर्ब कर लिया। अब हम बोल रहे हैं कि लाल रंग के बल्ब में अगर हम इस नीले रंग को देखें तो ये कैसा दिखेगा? क्वेश्चन नहीं समझी? काला दिखेगा। क्यों काला दिखेगा? सारा रंग को एब्जॉर्ब कर लेगा। सारा रंग कौन सा है यहाँ पे? ये नीला टी शर्ट जो सात रंग नहीं है ना, फिर से क्वेश्चन नहीं समझो। लाल रंग का बल्ब है, किसी लाल रंग के बल्ब में हम अपने नीले टी शर्ट को देख रहे हैं, तो वो काला दिखेगा। तुम लोग बोल रहे हो काला क्यों दिखेगा? अगर नीला टी शर्ट, वो कौन सा रंग को परावर्तन करेगा? नीला रंग को करेगा, और बाकी रंग को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब भाई बाकी रंग तो है ही नहीं मेरे पास खाली लाल रंग है, तो लाल को तो वो क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। नीला रंग तो है ही नहीं मेरे पास जो परावर्तन करके ये नीला दिखेगा, तो ये कैसा दिखेगा? काला दिखेगा। सोचो इस बात को फिर से। दोनों को अवशेषित कर लेगा, काला। वेरी गुड। ब्लैक, ब्लैक बहुत सारा आंसर है सर। पीला रंग को ही क्यों? जो भी जिस कलर का है, जो भी जिस रंग का है, पीला को ही नहीं। जब वो पीले रंग का है तो वो पीला को रिफ्लेक्ट करेगा, अगर ये नीले रंग का है तो ये नीला को रिफ्लेक्ट करेगा, और बाकी को वो क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। नीला है तो वो सिर्फ नीले को परावर्तित करेगा। ठीक है, इससे फिर से देखते हैं। ये वाला जो है नीला को क्या कर रहा था? मेरा उजला रंग में देख रहे थे, ये नीला को परावर्तित कर रहा था और बाकी सबको अवशेषित यानी एब्जॉर्ब कर ले रहा था, तो इसीलिए ये क्या दिख रहा था? ब्लू। मेरे क्वेश्चन में क्या बोले कि ये सारा रंग है ही नहीं, हम इसको खाली रेड रंग में देख रहे हैं, तो रेड रंग को इसमें क्या कर रहा था? वो ये नीला टी शर्ट रेड लाल रंग में क्या कर रहा था? लाल रंग को अवशेषित कर रहा था या परावर्तित कर रहा था? अवशेषित कर रहा था, मतलब एब्जॉर्ब कर रहा था। तो लाल को तो एब्जॉर्ब ही कर लिया, और नीला है ही नहीं मेरे पास जो रिफ्लेक्ट करेगा, तो मतलब कोई भी रंग नहीं है। कोई भी रंग नहीं है तो कैसा दिखेगा? ब्लैक दिखेगा, इसीलिए ब्लैक दिखेगा। आप समझ में आया ये लॉजिक? नहीं समझ में आया? ये समझ गए ना अच्छे से? तो इसमें लिखो, ये अच्छे से नहीं समझ में आया? पीछे तुम लोग को सबको समझ में आ रहा है? ऑनलाइन किसी को कोई डाउट हो रहा है? किसी वस्तु का रंग, किसी वस्तु का रंग इस बात पर निर्भर करता है, किसी वस्तु का रंग इस बात पर निर्भर करता है कि वह वस्तु प्रकाश के किस रंग को परावर्तित करती है। प्रकाश के किस रंग को परावर्तित करती है। समझ में आया ये लाइन जो लिखवाए हैं? कोई भी चीज उस रंग का दिखता है जिस रंग को वो क्या करेगा? परावर्तित करेगा। समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखो, यदि वस्तु लाल रंग को परावर्तित करती है तो यदि वस्तु
लाल रंग को परावर्तित करती है तो वस्तु कैसा दिखेगा? कौन सा रंग का दिखेगा? लाल रंग का दिखाई पड़ेगा, लाल रंग का दिखाई पड़ेगा। यदि कोई वस्तु सभी रंग को परावर्तित कर देती है, यदि कोई वस्तु सभी रंग को परावर्तित कर देती है तो वह कौन सा रंग का दिखेगा? व्हाइट या श्वेत? तो वह श्वेत रंग का दिखेगा, या व्हाइट, इंग्लिश में व्हाइट, हिंदी में श्वेत। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखो, यदि वस्तु सभी रंग को अवशोषित कर लेती है सभी रंग को अवशोषित कर लेती है और किसी भी रंग को परावर्तित ना करे और किसी भी रंग को परावर्तित ना करे तो वो कैसा दिखेगा? काला। वेरी गुड। तो वह काला दिखाई पड़ेगा। ठीक है, एक और पैराग्राफ में लिख लो, यदि लाल गुलाब के फूल को, ये जो हम एग्जांपल टी शर्ट वाला दिए थे इसको गुलाब में दे देते हैं, मेरे टी शर्ट में देंगे तो अच्छा नहीं ना लगेगा कि यदि सर के टी शर्ट को नीले टी शर्ट को देखें लाल में तो मजा नहीं आएगा ना लिखने में। तो लिख लो, यदि लाल गुलाब के फूल को, यदि लाल गुलाब के फूल को हरे प्रकाश में देखा जाए यदि लाल गुलाब के फूल को हरे प्रकाश में देखा जाए तो फूल कैसा दिखेगा? काला। वेरी गुड। तो फूल काला दिखाई पड़ेगा। क्यों काला दिखाई पड़ेगा? सबको समझ में आ रहा है क्यों दिखाई पड़ेगा काला? हरा प्रकाश को वो क्या कर लेगा? अवशोषित कर लेगा। और लाल प्रकाश तो है ही नहीं, उजला होता तब ना उसमें लाल भी होता, हरा भी होता, नीला भी होता, सब होता, लेकिन लाल तो है ही नहीं, तो परावर्तित किसको करेगा? किसी को नहीं करेगा। अब किसी को परावर्तित नहीं कर रहा है तो वो क्या दिखेगा? काला दिखेगा। श्वेत प्रकाश में अगर लाल भी है तो वो लाल को परावर्तित करके लाल दिख रहा था ना, अब लाल तो है ही नहीं हरा प्रकाश में। समझ में ना लॉजिक? ठीक है, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखो, सफेद वस्तु को, अच्छा तुम लोग बताओ, वो लिखने के पहले एक सेकंड रुक जाओ, वो जो मिस्टर इंडिया वाला लाल रंग था वापस से उस पे आते हैं। मेरा जो नीला टी शर्ट था वो तो काला दिख रहा था, ठीक है, ये जो उजला कलर का कपड़ा पहन के, ये उजला शर्ट पहन के उसी लाल प्रकाश में गया, जिस लाल प्रकाश में, ये जो है लाल प्रकाश है, सबको लाल कर दिए, ठीक है, पूरा लाले लाल, एकदम पूरा सिर्फ लाल प्रकाश है इस रूम में, ऐसा मान लो। हम ये नीला टी शर्ट पहन के गए तो हम कैसा दिखा है? ये टी शर्ट मेरा काला दिखा। ये जो सफेद पहन के जाएगा तो ये कैसा दिखेगा? ये उजला बोल रहा है, बाकी लाल। समझ में आया क्यों? क्योंकि उजला है तो ये सारे को अब वो करता है, परावर्तित करता है। ये उजला टी शर्ट उजला क्यों दिख रहा है? अभी ये 7 रंग इसमें से निकल रहा है और ये सातों रंग को क्या कर दे रहा है? परावर्तित कर दे रहा है, और वो सातों रंग इसलिए वो व्हाइट दिख रहा है। लेकिन ये जब लाल प्रकाश में जाएगा तो अब मेरे पास क्या प्रकाश है? सातों रंग है या खाली लाल है मेरे पास?
खाली लाल है तो वो लाल को परावर्तित कर देगा, और जिसको जो भी परावर्तित करता है वो क्या होता है, उसी रंग का दिखता है। तो लिखो सफेद वस्तु को प्रकाश के जिस रंग में देखा जाए, सफेद वस्तु को प्रकाश के जिस रंग में देखा जाए वही रंग का दिखाई देता है। वही रंग का दिखाई देता है। चलो मुकुंद कुमार लाल, ठीक है। प्रशांत कुमार लाल, ठीक है, वेरी गुड। जितेंद्र मुखिया व्हाइट, नहीं व्हाइट नहीं दिखेगा, वो जिस रंग में देख रहे हैं उसी रंग का दिख जाएगा व्हाइट। अच्छा ब्लैक टी शर्ट को अगर ये कोई ब्लैक पहन के है, ये ब्लैक पहन के है, मान लो इसको ब्लैक मान लेते हैं, है तो नीला, ठीक है। ब्लैक टी शर्ट को अगर हम देखें लाल प्रकाश में तो कैसा दिखेगा, लाल बोल रहा है। काले रंग का टी शर्ट हम पहन के लाल प्रकाश में जाए तो वो कैसा दिखाई देगा, वो तो काला ही दिखेगा ना, वो तो सारे रंग को अवशोषित कर रहा था, वो तो किसी को भी परावर्तित नहीं कर रहा था। चाहे लाल लाओ, चाहे हरा लाओ, चाहे श्वेत लाओ, सबको हम ले लेंगे, कोई भी रंग हम परावर्तित नहीं करेंगे, इसीलिए हम काला दिख रहा था ना टी शर्ट। तो अब काला किसी भी रंग में जाए, हम हरा में जाए, लाल में जाए, श्वेत में जाए, वो तो काला दिख रहा था तो वो काला ही दिखेगा। समझ में आया, वो लाल नहीं दिखेगा, वो काला दिखेगा, क्योंकि वो काला है, क्योंकि टी शर्ट जो है वो, क्योंकि उसमें वो सारे रंग को अवशोषित कर रहा है और किसी भी रंग को परावर्तित नहीं कर रहा है। ठीक है, चलो यहां पे हम लोग खत्म करते हैं क्लास, नेक्स्ट क्लास में आगे का पढ़ेंगे। कोई डाउट हो? नहीं है, ठीक है, चलो थैंक यू।